साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामकृष्ण नाम का पंडित रहता था। रामकृष्ण का इस दुनिया में अपना कोई नहीं था, इसलिए रामकृष्ण को धन संपत्ति जोड़ने की कोई चिंता नहीं थी। 2 समय का खाना रामकृष्ण को आसानी से मिल जाता था। पंडित रामकृष्ण का जीवन इसी तरह चल रहा था। फिर एक दिन रामकृष्ण सोचने लगा कि अभी तो मैं लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करके अपना गुजारा कर लेता हूँ, लेकिन जब मेरी उम्र ज्यादा हो जाएगी और मैं पूजा पाठ करने नहीं जा पाऊंगा, तब मेरा क्या होगा। मेरा कोई अपना तो है नहीं जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने, इसलिए मुझे बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बुढ़ापा बहुत खराब होगा। ऐसा सोचकर अब रामकृष्ण रोज सुबह निकल जाता और लोगों के घर में जाकर पूजा पाठ करवाता। उसके बदले में यजमान उसे जो कुछ भी देता वो खुशी खुशी घर ले आता। एक दिन रामकृष्ण ने घर आकर देखा उसके पास काफी सामान इकट्ठा हो गया था। उसने सोचा इसमें से कुछ अनाज अपने लिए रख लेता हूँ और बाकी बचा हुआ अनाज बाजार में जाकर बेच आता हूँ। उससे जो रुपए मिलेंगे वो मैं संभाल कर रख लूँगा ताकि मेरा बुढ़ापा आसानी से गुजर जाए। इस तरह से रामकृष्ण का जीवन अच्छी तरह चलने लगा। काफी महीने बचत करने के बाद रामकृष्ण के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। पंडित रोज गांव में जाता, लोगों के घर में पूजा पाठ करवाता और दक्षिणा में जो भी रुपए, पैसे या अनाज मिलता वो घर ले आता। जितना अनाज उसे चाहिए होता वो रख लेता और बाकी का बचा हुआ अनाज बाजार में बेच आता। एक दिन एक आदमी रामकृष्ण के पास आया और उसे प्रणाम करके बोला, पास के गांव के सेठ करोड़ीमल ने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि सेठ करोड़ीमल ने आपको याद किया है। पंडित रामकृष्ण ने उसकी बात सुनकर पूछा, क्या सेठ जी को मुझसे कुछ काम है? तब उस आदमी ने कहा, हाँ पंडित जी, सेठ जी ने एक नया मकान खरीदा है, उस मकान में पूजा करवानी है। पंडित रामकृष्ण ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, तुम सेठ जी से जाकर कह दो कि कल मैं जरूर आऊँगा। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह पंडित रामकृष्ण सेठ के यहाँ चल दिया। चलते चलते पंडित दूसरे गांव पहुँच गया। तभी रास्ते में किसी ने पंडित को आवाज लगाई। पंडित जी ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी उसे बुला रहा था। पंडित उसे बूढ़े के पास पहुंचा और पूछा, कहिए बाबा, क्या काम है? मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने कहा, पंडित जी, मेरे पास एक घोड़ी थी जिसकी मृत्यु कुछ दिन पहले हो गई है। मैं उससे बहुत प्यार करता था और उसकी बहुत सेवा करता था। उसके जाने के बाद मुझे अजीब अजीब से सपने आते हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि घर में पूजा करवा लूं। पंडित ने उसकी बात सुनकर कहा, बाबा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर पंडित जी आप ही पूजा कर दीजिए। पंडित रामकृष्ण ने उसकी बात सुनकर कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है बाबा, पूजा पाठ करवाना तो मेरा काम है। फिर पंडित ने कहा, बाबा, आप पूजा करवाने के लिए सामग्री ले आओ। पंडित की बात सुनकर बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन पंडित जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरा खर्चा उठाए, इसलिए मैं आपको ज्यादा दान दक्षिणा नहीं दे सकता।
पंडित रामकृष्ण ने उसकी बात सुनकर कहा, बाबा आप दक्षिणा की चिंता मत करो, आप जो भी प्यार से मुझे दक्षिणा में दोगे मैं उसे रख लूँगा। इतना सुनकर बूढ़े आदमी ने जल्दी से पूजा पाठ की सामग्री को इकट्ठा किया और पंडित रामकृष्ण ने बूढ़े आदमी के घर पूजा पाठ किया। कुछ समय के बाद पूजा पाठ समाप्त हुआ और फिर पंडित रामकृष्ण ने कहा, बाबा मैंने पूरे विधि विधान से पूजा कर दी है, अब मुझे जाने की इजाजत दो, क्योंकि अभी मुझे पूजा करवाने के लिए इसी गांव में सेठ करोड़ीमल के घर जाना है, इसलिए मैं देर नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा गांव यहाँ से दूर है। मैं सेठ के यहाँ पूजा करवाकर रात होने से पहले घर पहुँचना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी ने उसकी बात सुनकर कहा, पंडित जी मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे साथ बाहर चलिए। फिर पंडित रामकृष्ण और बूढ़े बाबा बाहर आते हैं। बूढ़े बाबा ने कहा, पंडित जी मेरे पास दक्षिणा में देने के लिए रुपए पैसे अनाज चांदी सोना कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये घोड़ी का बच्चा दक्षिणा में दे रहा हूँ। ये उसी घोड़ी का बच्चा है जो कुछ दिन पहले मर गई थी। कृपया आप इस बच्चे को स्वीकार कीजिए। पंडित ने उसकी बात सुनकर कहा, बाबा मैं इस बच्चे का क्या करूँगा, ये मेरे किसी काम का नहीं है। बूढ़े आदमी ने उसकी बात सुनकर कहा, पंडित जी ऐसा मत कहिए, आप इस घोड़ी के बच्चे को ले जाइए, इसको पाल पोस कर बड़ा करे, ये बड़ा होकर आपके बहुत काम आएगा। वैसे ही मैं कमजोर बूढ़ा हूँ और इस उम्र में बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझ बूढ़े पर रहम कीजिए और कृपया दक्षिणा के रूप में इस बच्चे को ले जाइए। बूढ़े के बार बार प्रार्थना करने पर पंडित रामकृष्ण बूढ़े की बातों को मान गया और सोचने लगा कि वैसे भी मैं घर में अकेला रहता हूँ, ये घोड़ी का बच्चा घर में रहेगा तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा, और वैसे भी ये बच्चा मुझसे कौन सी धन संपत्ति मांगेगा, थोड़े बहुत चने और घास फूस ही तो खाएगा, इसको ले ही चलता हूँ। ये सोचकर पंडित रामकृष्ण बोला, ठीक है बाबा, मैं दक्षिणा के रूप में इस बच्चे को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अभी मुझे सेठ करोड़ीमल के यहाँ पूजा पाठ करवाने जाना है, इसलिए मैं वापस जाते हुए इस बच्चे को लेता जाऊंगा। ये कहकर पंडित सेठ करोड़ीमल के घर चले गए और फिर शाम होने से पहले उस घोड़ी के बच्चे को लेकर अपने गांव पहुंच गए। पंडित रामकृष्ण अब घोड़ी के बच्चे का पालन पोषण करने लगे। वो रोज घर से निकलने से पहले बच्चे को चारा देकर ही जाते थे और फिर शाम को आते हुए किसी से घास फूस मांग कर ले आते थे, और वैसे भी गांव में घास फूस की कोई कमी नहीं थी। घोड़ी का बच्चा घास फूस और चने ही खाता था। इसी तरह पंडित रामकृष्ण के साथ साथ उस बच्चे को भी खाने की कोई दिक्कत नहीं थी। इसी तरह समय बीतता गया और कुछ सालों के बाद छोटा सा घोड़ी का बच्चा एक जवान घोड़ा बन गया। उस जैसा ताकतवर घोड़ा आसपास के किसी गांव में नहीं था। जब गांव के लोग उस घोड़े को देखते तो आपस में बातें करते और कहते, पंडित जी के घोड़े जैसा घोड़ा तो हमने आज तक नहीं देखा। पंडित जी उस घोड़े को अपने बेटे की तरह रखते थे। इसी तरह पंडित रामकृष्ण के घोड़े की खबर गांव के साहूकार तक भी पहुंची। साहूकार के नौकर ने उसको कहा, साहूकार जी, पंडित रामकृष्ण के घोड़े जैसा घोड़ा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, वो बहुत ही ताकतवर है। साहूकार को जब ये पता चला कि पंडित रामकृष्ण के घोड़े जैसा घोड़ा गांव तो क्या पूरे राज्य में नहीं है, तो साहूकार ने पंडित से घोड़ा खरीदने का निश्चय किया। साहूकार पंडित से घोड़ा खरीदने के लिए चल दिया।
और पंडित के घर पहुंचकर उससे कहा, रामकृष्ण जी, मुझे आपका घोड़ा खरीदना है और मैं इसके लिए आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। पंडित ने साहूकार की बात सुनकर कहा, साहूकार जी, मैं जानता हूँ आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं इस घोड़े को अपने बेटे की तरह मानता हूँ और कोई भी पिता अपने बेटे को नहीं बेचता। मेरा बेटा बिकाऊ नहीं है। साहूकार ने फिर से उसे कहा, आप एक बार फिर से सोच लो। पंडित ने कहा, साहूकार जी, प्यार की कोई कीमत नहीं होती और ये घोड़ा मेरे बेटे जैसा है, इसलिए मैं इसको किसी भी कीमत पर आपको नहीं दूंगा। साहूकार उसकी बात सुनकर मन ही मन बहुत क्रोधित हुआ और मन ही मन जलता हुआ वहाँ से वापस चला गया। घर आकर वो सोचने लगा कि पंडित रामकृष्ण, अगर ये घोड़ा मेरे पास नहीं आया तो मैं इसको तुम्हारे पास भी नहीं रहने दूंगा। इस तरह से साहूकार पंडित रामकृष्ण से उसका घोड़ा छीनने की योजना बनाने लगा। फिर अगले दिन कुछ सोचकर वो राजा के पास गया और उनको कहा, महाराज, आपके पास चाहे जितने भी घोड़े होंगे, लेकिन मेरे गांव में एक पंडित के यहाँ एक ताकतवर सुंदर घोड़ा है। ऐसा घोड़ा आपने जीवन में नहीं देखा होगा। अगर वो घोड़ा आपके अस्तबल में आ जाए तो आपके अस्तबल में 4 चांद लग जाएंगे। राजा ने साहूकार की बात सुनकर कहा, अगर ऐसी बात है तो वो घोड़ा हमारे अस्तबल में ही होगा। उसके बाद राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि पंडित रामकृष्ण को उसके सामने पेश किया जाए। राजा का हुक्म पाकर सैनिक पंडित रामकृष्ण को लेने चले गए और उससे कहा, राजा ने आपको दरबार में बुलाया है, इसलिए आप जल्दी से हमारे साथ चलो। पंडित रामकृष्ण सोचने लगा कि राजा को उससे क्या काम होगा। फिर उसने सोचा कि शायद राजा को मुझसे कोई पूजा पाठ करवाना होगा। ये सोचकर पंडित रामकृष्ण सैनिकों के साथ राजा के पास चले गए। राजा ने पंडित को देखकर कहा, पंडित जी, हमने सुना है कि आपके पास एक सुंदर और ताकतवर घोड़ा है और मैं चाहता हूँ कि आप उस घोड़े को मुझे बेच दो। आप मुझे उसकी कीमत बताओ, उसके बदले में मैं आपको सिक्कों में तोल दूंगा। पंडित ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, मैंने अपने घोड़े का पालन पोषण अपने बच्चे की तरह किया है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर उसे नहीं बेच सकता। राजा ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। फिर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, पंडित रामकृष्ण के घोड़े को लेकर आओ और उसे अस्तबल में बांध दो। पंडित रामकृष्ण राजा की बात सुनकर रोने लगा और कहने लगा, महाराज, आप ऐसा मत करें, वो घोड़ा मेरे बेटे जैसा है, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। पंडित रामकृष्ण राजा के सामने रोता रहा, लेकिन राजा ने पंडित की एक न सुनी और सैनिक रामकृष्ण के घोड़े को लेने के लिए चले गए और कुछ देर में ही सैनिक घोड़े को लेकर आ गए और उसे अस्तबल में बांध दिया। राजा घोड़े को देखने के लिए खुद अस्तबल में आया। वो इतने सुंदर और ताकतवर घोड़े को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने ऐसा सुंदर घोड़ा जीवन में पहले नहीं देखा था। फिर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस घोड़े का ख्याल अच्छे से रखा जाए। ये कहकर राजा वहाँ से चला गया। अगले दिन नौकरों ने घोड़े को खाने के लिए चने और हरी हरी घास दी, लेकिन घोड़े ने कुछ नहीं खाया। घोड़े ने खाना पीना सब छोड़ दिया था और उधर रामकृष्ण भी घोड़े को याद करके रोता था। नौकरों ने घोड़े को खिलाने पिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास कामयाब नहीं हुआ। वो आपस में कहने लगे कि जब से ये घोड़ा यहाँ आया है, इसने कुछ भी नहीं खाया पिया। लगता है हमें महाराज को बताना ही पड़ेगा,
नहीं तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। ये सोचकर नौकरों ने राजा को बताया और कहा, महाराज हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो घोड़ा ना तो कुछ खा रहा है और ना ही कुछ पी रहा है। उस घोड़े को आए हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। राजा ये सुनकर सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर है तो वो घोड़ा एक जानवर ही, लेकिन फिर भी अपने मालिक से इतना प्यार, और मालिक की याद में उसने कुछ खाया पिया भी नहीं। ये सोचकर उसने सैनिकों से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि घोड़ा भी अपने मालिक से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने मालिक की याद में खाना पीना छोड़ दिया। जाओ घोड़े को उसके मालिक को वापस दे आओ। राजा के कहने पर सैनिक घोड़े को पंडित रामकृष्ण के पास ले गए और जाकर एक सैनिक ने पंडित रामकृष्ण से कहा, पंडित जी, महाराज ने आपका घोड़ा वापस कर दिया है और साथ में महाराज ने ये भी कहा है कि जितना प्यार आप इस घोड़े से करते हो, उतना ही प्यार ये घोड़ा भी आपसे करता है। इसने आपसे अलग होकर 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया पिया, इसलिए इसका ख्याल आप ही रख सकते हैं। ये सुनकर पंडित की आंखों में आंसू आ गए। घोड़ा भी पंडित के घर आकर बहुत खुश था। दोनों एक दूसरे की तरफ खुशी से देखने लगे। पंडित ने जल्दी से घोड़े को खाने के लिए दाना पानी दिया। घोड़ा जल्दी से खाने लगा। पंडित रामकृष्ण के घोड़े के चर्चे अब दूर दूर तक फैलने लगे थे। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि मैंने सुना है राजा ने पंडित के घोड़े को वापस कर दिया है। तब दूसरे ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ मैंने भी सुना है, और ये भी सुना है कि वो घोड़ा बहुत ही स्वामी भक्त है और अपने मालिक से बहुत प्यार करता है। उधर साहूकार को जब ये पता चला कि उसकी योजना फेल हो गई और राजा ने घोड़े को वापस पंडित रामकृष्ण को दे दिया है, तो वो मन ही मन रामकृष्ण से और जलने लगा। फिर कुछ समय बाद एक दिन रामकृष्ण घोड़े के पास बैठा हुआ था कि तभी रामकृष्ण को एक आवाज सुनाई दी, मालिक आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं और अपना बेटा मानते हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं आपकी सभी परेशानियों को खत्म करना चाहता हूँ। पंडित ये सुनकर चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। वो हैरान था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि वहाँ उसके और घोड़े के अलावा कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि ये आवाज घोड़े के मुंह से आ रही थी। घोड़े ने पंडित रामकृष्ण से कहा, मालिक मैं कोई आम घोड़ा नहीं हूँ, इसीलिए इंसानों की तरह मैं भी बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरी आवाज सिर्फ आप ही सुन सकते हो। पंडित रामकृष्ण ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने घोड़े से कहा, आखिर तुम कौन हो? तब घोड़ा बोला, मालिक सही समय आने पर मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। तब घोड़े ने रामकृष्ण से कहा, मालिक मैं आपकी परेशानियों को खत्म करने के लिए उपाय बताता हूँ। आप वही करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे उपाय से आपको जीवन भर कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस तरह घोड़े ने पंडित जी को उपाय बताया। पंडित घोड़े का उपाय सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, उपाय तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो उल्टा मैं ही इसमें फंस जाऊं। तब घोड़े ने कहा, मालिक आप चिंता मत करो, आप मुझ पर विश्वास रखो। तब पंडित ने कहा, ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं ये जरूर करूँगा। अगले दिन पंडित रामकृष्ण साहूकार के पास गया और जाकर उससे कहा, साहूकार जी, मैं सोच रहा था एक घोड़ा आपसे खरीद लूं, क्योंकि मेरे पास पहले से एक घोड़ा है और एक घोड़ा मैं आपसे खरीद लूंगा, तो मेरे पास 2 घोड़े हो जाएंगे और उन 2 घोड़ों से मेरा घोड़ा गाड़ी का काम भी हो जाएगा। आने वाले समय में वो दोनों मेरे बहुत काम आएंगे।
साहूकार ने उसकी बात सुनकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास एक से बढ़कर एक ताकतवर घोड़े हैं। साहूकार की बात सुनकर रामकृष्ण बोला, जैसे भी हो मालिक, लेकिन मेरे घोड़े जैसा ताकतवर घोड़ा किसी के पास नहीं है। मेरा घोड़ा तो इतना शक्तिशाली है कि 10 घोड़ा गाड़ियों को अकेले ही खींच सकता है। साहूकार ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा घोड़ा ताकतवर है, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता। एक घोड़ा कभी भी 10 घोड़ा गाड़ियों को अकेले नहीं खींच सकता। और मैं कहता हूँ कि खींचना तो दूर की बात है, वो उन घोड़ा गाड़ियों को हिला भी नहीं सकेगा। इसलिए रामकृष्ण, इतना घमंड मत करो। साहूकार की बात सुनकर पंडित रामकृष्ण ने कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप शर्त लगा लो। साहूकार ने जब ये बात सुनी तो सोचने लगा कि ये पंडित तो आज खुद ही फंसने को तैयार है। इसका दिमाग खराब हो गया है। आज अच्छा अवसर है इसी के जाल में इसी को फंसाने का। ये भी क्या याद रखेगा। ये सोचकर साहूकार ने कहा, ठीक है पंडित जी, तो फिर शर्त ये है कि अगर आप शर्त जीत जाते हो तो मैं आपको 5000 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा घोड़ा 10 घोड़ा गाड़ियों को ना खींच सका तो, और तुम शर्त हार गए तो फिर तुम 5000 सोने के सिक्के दोगे और साथ में ये घोड़ा भी। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? पंडित रामकृष्ण ने कहा, हाँ साहूकार जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है और कल पूरे गांव के सामने मेरा घोड़ा मुझे शर्त जितवाएगा। फिर अगले दिन पूरे गांव को ये खबर पता चल गई। गांव के सभी लोग साहूकार की हवेली के बाहर इकट्ठे हो गए, जहां जमींदार ने 10 घोड़ा गाड़ियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। और फिर जब पंडित अपने घोड़े को लेकर आया तो घोड़े को आगे वाली घोड़ा गाड़ी में बांध दिया। सभी लोग ये कारनामा देखने के लिए आए थे। आखिर पंडित शर्त जीतेगा या फिर साहूकार जीतेगा। तभी घोड़े ने घोड़ा गाड़ियों को खींचने के लिए अपनी ताकत लगाई। फिर लोगों ने एक आश्चर्यजनक कमाल देखा। घोड़ा 10 घोड़ा गाड़ियों को खींचकर आगे बढ़ता चला गया और बहुत दूर तक खींच कर ले गया और फिर दोबारा से खींचता हुआ वापस पुरानी जगह पर ले आया। ये करामात देखकर लोग हैरान हो गए और घोड़े की वाह वाह करने लगे और कहने लगे, पंडित के घोड़े ने कमाल कर दिया। साहूकार शर्त हार चुका था, इसलिए उसने दुखी होकर सबके सामने 5000 सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला रामकृष्ण को दिया। रामकृष्ण शर्त जीत गया था, लेकिन साहूकार को पंडित के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने कुछ गुंडों को बुलाया और कहा, मैं तुम सभी को 100-100 सोने के सिक्के दूंगा, बदले में तुम पंडित के घोड़े को मार डालो। पंडित के गुंडों ने ये सुनकर कहा, आप चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा, बस आप सोने के सिक्के तैयार रखना। ये कहकर वो पंडित के घोड़े को मारने के लिए उसके घर चले गए, लेकिन वहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। घोड़े ने ही सब गुंडों को मारकर घायल कर दिया। शोर सुनकर रामकृष्ण बाहर आया। उसने देखा बाहर कुछ गुंडे बेहोश पड़े हुए थे। पंडित समझ गया कि घोड़े ने सबको अच्छा सबक सिखाया है। तब पंडित ने घोड़े से कहा, अब सच सच बताओ कि तुम कौन हो। तब घोड़े ने कहा, मालिक, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो पहले एक छोटी सी कहानी सुननी होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। इसलिए जरा ध्यान से सुनना। फिर घोड़े ने कहा, मालिक, आज से बहुत साल पहले एक गांव में चंदन नाम का आदमी रहता था। उसने एक बार खेतों में बीज डालने के लिए जमींदार से 10,000 रुपए कर्ज लिए, लेकिन बारिश न होने के कारण उसकी फसल खराब हो गई।
जिससे उसको काफी नुकसान हुआ। वो जमींदार को रुपए वापस नहीं कर पाया। एक दिन जमींदार ने चंदन से कहा, 3 महीने हो गए, तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए। मैं तुम्हें 10 दिन का समय और देता हूँ। अगर 10 दिनों में तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चंदन ने जमींदार के आगे हाथ जोड़े और कहा, मालिक मुझे कुछ दिन का और समय दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपके पैसे वापस कर दूंगा। आप 1 महीने का समय और दे दीजिए। चंदन के कहने पर जमींदार ने उसे 1 महीने का समय और दे दिया। उसके बाद जमींदार वहाँ से चला गया। चंदन बहुत परेशानी में था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी तरह से बहुत दिन गुजर गए। महीना होने वाला था। चंदन ने सोचा, जमींदार के पैसे देने का समय आ गया है। उसने सोचा कि मैं अपनी भैंस को बेच देता हूँ। ये सोचकर वो भैंस को लेकर अपने पड़ोसी के घर गया। लेकिन उसके पड़ोसी ने कहा, मेरे पास सभी ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए अभी तुम इस भैंस के 5,000 रुपए ले लो, बाकी के 5,000 रुपए मैं तुम्हें धीरे धीरे करके चुका दूंगा। चंदन ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन भैया मुझे पैसों की अभी जरूरत है, इसलिए तो मैं अपनी भैंस बेच रहा हूँ। तब उसके पड़ोसी ने कहा, तो फिर तुम अपनी भैंस को किसी और को बेच दो। कोई सेठ साहूकार ही इस भैंस को खरीदेगा और तुम्हें तुरंत ही पूरे पैसे मिल जाएंगे। चंदन ने उसकी बात सुनकर कहा, भैया तुम कैसी बात कर रहे हो? अगर मैंने भैंस को किसी दूसरे को बेचना होता तो कब का बेच देता। तुम मेरे पड़ोसी हो, मेरी भैंस तुम्हारे यहाँ रहेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। उसके पड़ोसी ने फिर कहा कि लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम्हें पैसों की जरूरत है तो एक काम करो, मेरी पत्नी का एक सोने का कंगन है, तुम उसको भी ले लो, मैं तुम्हारी इतनी मदद जरूर कर सकता हूँ। लेकिन चंदन ने कंगन लेने से इनकार कर दिया और कहा, भैया मैं परेशान जरूर हूँ, लेकिन इतना समझता हूँ कि कंगन आपकी पत्नी की आखिरी निशानी है, जिससे आपकी भावनाएं जुड़ी है, इसलिए आप परेशान मत हो। जब आपके पास पैसे आ जाए तब आप मुझे बाकी के पैसे दे देना। ये कहकर चंदन भैंस उसे दे देता है और 5,000 रुपए लेकर जमींदार के पास जाता है और कहता है, जमींदार जी 5,000 रुपए आप अभी ले लीजिए, बाकी के बचे हुए पैसे मैं जल्दी ही आपको दे दूंगा। ये सुनकर जमींदार को गुस्सा आ गया और बोला, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय और देता हूँ, बाकी के बचे हुए पैसे मुझे मिल जाने चाहिए, वरना तुम अपना घर और जमीन खो बैठोगे। चंदन जमींदार के आगे बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने उसे भगा दिया। चंदन दुखी होकर अपने घर की तरफ चल दिया। चंदन को परेशान देखकर उसकी पत्नी ने इसका कारण पूछा तो चंदन ने सब कुछ उसे बता दिया। चंदन की पत्नी ने जब ये सुना तो उससे कहा, तुमने अपने दोस्त से भी तो 20,000 रुपए लेने हैं, तुम उससे पैसे वापस क्यों नहीं मांगते? आपने भी तो मंगतराम को पिछले साल 20,000 रुपए दिए थे। चंदन ने उसकी बात सुनकर कहा, माना मैंने उसे पिछले साल 20,000 रुपए कर्ज के तौर पर दिए थे, लेकिन अगर उसने मेरी जान ना बचाई होती तो आज मैं जिंदा ना होता, और वैसे भी उसने खुद ही कहा था कि मैं तुम्हारे पैसे 1 साल में वापस कर दूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, तभी तो मैं आपको कह रही हूँ कि 1 साल बीत गया है और आप उसके पास एक बार भी नहीं गए। चंदन ने कहा, लेकिन तब उसकी पत्नी बोली, लेकिन कुछ नहीं। अगर एक मित्र दूसरे मित्र के काम नहीं आया तो वो कैसा मित्र है?
चंदन अपनी पत्नी की बात मानकर मंगतराम से मिलने चला गया। चंदन अपने दोस्त के घर पहुंचा और उसे आवाज लगाई। कुछ देर बाद घर का मालिक बाहर आया और उसने पूछा, तुम कौन हो और किससे मिलने आए हो? चंदन ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं अपने दोस्त मंगतराम से मिलने आया हूँ। क्या वो घर में नहीं है? तब घर के मालिक ने कहा, मैं किसी मंगतराम को नहीं जानता और इस घर का मालिक मैं हूँ। कोई मंगतराम नहीं है यहाँ, इसलिए अब यहाँ से दफा हो जाओ। चंदन ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं यहाँ आपसे लड़ने के लिए नहीं आया, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि। लेकिन घर के मालिक ने उसकी बात पूरी नहीं सुनी और उसे जाने को कहा। चंदन दुखी मन से चल दिया। रास्ते में सोचने लगा कि आखिर मेरा दोस्त कहाँ चला गया। अगर उसने मेरे पैसे नहीं देने थे तो कम से कम एक बार मेरे सामने तो आ जाता। लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो परेशान होता हुआ वापस अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में वो ये सोच रहा था कि वो आदमी कौन था जो मेरे दोस्त के घर से बाहर आया था। उसने निश्चय किया कि वो उसके बारे में पता करके रहेगा। ये सोचकर वो अपने घर लौट आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। चंदन के जाने के बाद वो आदमी जमींदार के पास पहुंचा और बोला, जमींदार जी, एक व्यक्ति आया था। वो मंगतराम के बारे में पूछ रहा था और कह रहा था मंगतराम उसका दोस्त है। जमींदार ने उसकी बात सुनकर कहा, तुमने उसे जाने क्यों दिया? अगर वो व्यक्ति राजा के पास चला गया तो हमारी पोल खुल जाएगी। इसलिए जल्दी से उस आदमी का पता करो और उसका भी वही हाल करो जो मंगतराम का किया था। उधर चंदन अपने दोस्त के बारे में सोचकर बहुत परेशान था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं जमींदार के पास जा रहा हूँ। ये कहकर वो जमींदार की हवेली में पहुँचा। जमींदार ने उसे देखकर पूछा, क्या पैसों का इंतजाम हो गया? चंदन ने कहा, माफ कीजिए जमींदार जी, अभी पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ, लेकिन आपसे एक जरूरी बात करनी थी। तब चंदन ने कहा, जमींदार जी, मैंने पिछले साल अपने एक दोस्त को 20,000 रुपए दिए थे। वो पास के गांव का ही है, उसका नाम मंगतराम है। मैं कल उसके घर गया था, लेकिन उसके घर में कोई और था और वो बहुत ही अजीब व्यक्ति था। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे ये बात राजा को बतानी चाहिए। जमींदार ने उसकी बात सुनकर कहा, तो तुम मंगतराम के दोस्त हो? ये सुनकर उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इसको पकड़कर मार डालो। नौकरों ने वैसा ही किया। मारने के बाद उसकी लाश को जमीन में दफना दिया। शाम होने तक जब चंदन घर नहीं आया तो उसकी पत्नी परेशान हो गई और अपने पति की खोज में जमींदार के घर पहुंची। जमींदार ने जब उसे देखा तो अपने आदमियों से कहा, इसको पकड़ लो और इसे भी इसके पति के पास भेज दो। इस तरह जमींदार ने चंदन की पत्नी को भी मरवा डाला। पंडित रामकृष्ण ये कहानी सुन रहा था। वो बीच में बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा इस कहानी से कोई संबंध है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कहानी की बातें कुछ ऐसी है जिसका संबंध मेरे जीवन से है। घोड़े ने पंडित की बात सुनकर कहा, मालिक, आप ठीक कह रहे हो। ये हादसा आपके और मेरे साथ हो चुका है। अब आप पूरी कहानी सुनिए। मंगतराम का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो अकेला ही रहता था। उसके घर और जमीन पर जमींदार की नजर थी, इसलिए जमींदार ने मंगतराम की सारी संपत्ति हड़प कर उसे मार डाला और उसकी लाश को जमीन में दबा दिया। समय का हिसाब देखो। मैं मरकर घोड़ा बना और तुम फिर से इंसान बने, लेकिन मुझे सब कुछ याद रहा।
और तुम सब कुछ भूल गए। पूर्वजन्म का मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसका नाम मंगतराम था और तुम्हारा नाम चंदन था, और वो सेठ जिससे तुम शर्त जीत गए हो, वो सेठ उसी जमींदार का बेटा है। घोड़े की बात सुनकर रामकृष्ण बोला, दोस्त मैं कुछ भी नहीं भूला, मुझे अब सब कुछ याद आ गया है। ये कहकर पंडित ने घोड़े को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। फिर घोड़े ने कहा, अब समय आ चुका है अपना हिसाब लेने का। उस दुष्ट जमींदार ने कई लोगों की हत्या करके उनकी संपत्ति को लूट लिया है। जिस पाप की कमाई पर साहूकार अभी भी सुख भोग रहा है, जैसे वो जमींदार जालिम और क्रूर था, वैसा ही उसका बेटा भी है। बाप और बेटे दोनों एक जैसे हैं, और ये गुंडे साहूकार ने ही भेजे हैं। रामकृष्ण ने उन गुंडों को रस्सी से बांध दिया। फिर घोड़े ने रामकृष्ण से कहा, मित्र मेरी एक बात ध्यान से सुनो। सेठ की एक बेटी है, उसका नाम सुनैना है। उसका जन्म जरूर उन बुरे लोगों में हुआ है, लेकिन वो बहुत अच्छी है। वो बहुत भली और दूसरों का दुख दर्द दूर करने वाली लड़की है। उसमें सभी अच्छे गुण हैं। तुम उसके पास जाकर सारी बात बताओ, जो बातें मैंने तुम्हें बताई है। हालांकि उसको इस बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन तुम उसे बताना कि तुम्हारे दादा और तुम्हारे पिता ने बहुत सारे लोगों की हत्या की है और उनकी लाश को अपने ही बगीचे में दफना दिया है, और ये सारी बातें उसे राजा को बतानी होगी। लेकिन ध्यान रखना, तुम सेठ के सामने बिल्कुल मत जाना। अगर तुम इस समय उसके सामने चले गए तो वो तुम्हें भी मारने की कोशिश करेगा। घोड़े की बात सुनकर पंडित ने कहा, लेकिन ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। घोड़े ने पंडित की बात सुनकर कहा, सुनैना अगर ये बात राजा को बताती है तो अच्छा रहेगा, इसलिए जो मैंने कहा है तुम वही करो। घोड़े की बात मानकर पंडित अगले दिन सेठ के घर जाता है। उस समय सुनैना बगीचे में अकेली बैठी हुई थी। सुनैना की माँ बचपन में ही मर गई थी। हालांकि सुनैना ये तो जानती थी कि उसकी माँ का इलाज अगर अच्छे से हो जाता तो वो बच सकती थी, लेकिन उसका इलाज जानबूझकर उसके पिता ने नहीं करवाया। इसलिए सुनैना की माँ की मृत्यु हो गई और सेठ ने तुरंत दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ बचपन से ही सुनैना को बहुत मारती थी। सुनैना ने जब पंडित जी को आते हुए देखा तो पूछा, पंडित जी कैसे आना हुआ? पिताजी तो इस समय घर पर नहीं है। पंडित ने सुनैना की बात सुनकर कहा, मुझे तुम्हारे पिताजी से नहीं तुमसे मिलना था। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सुनैना ने कहा, हाँ बताइए, क्या बताना चाहते हैं? फिर पंडित ने सारी बात सुनैना को बताई। सारी बात सुनने के बाद सुनैना ने कहा, पंडित जी मैं आपकी बात पर विश्वास करके राजा से बात करती हूँ, लेकिन अगर ये बात झूठ निकली तो मैं राजा को आपका नाम बता दूंगी, और अगर ये बात सच निकली तो पिताजी को अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। फिर अगले दिन सुनैना ने राजा के पास जाकर सारी बात बताई। राजा ये सुनकर मंत्री और सैनिकों को साथ लेकर सेठ के बगीचे में आता है और वहाँ की जमीन को खुदवाता है। जमीन की खुदाई होती है तो उसके नीचे से इंसानी कंकाल निकलते हैं। ये देखकर उसी समय राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि साहूकार को पकड़कर राज दरबार में पेश किया जाए। फिर साहूकार को पकड़कर दरबार में लाया गया और फिर राजा ने उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई और उसकी सारी संपत्ति को गरीबों में बांट दिया गया। और फिर राजा ने पंडित रामकृष्ण को भी दरबार में बुलाया और सुनैना की शादी अपने बेटे से कर दी। और साहूकार की पत्नी ने भी अपने पति के साथ मिलकर बहुत बुरे काम किए थे। इसलिए राजा ने सुनैना की माँ को जेल में बंद कर दिया
और पंडित रामकृष्ण को दरबार में बुलाकर अपनी गलती के लिए माफी मांगी और उसे एक गांव और बहुत सारा धन इनाम के तौर पर दिया। साथ संगत जी, कहा जाता है कि बेटा बनकर, बेटी बनकर, दोस्त बनकर, दुश्मन बनकर एवं और भी कई तरह के रिश्तेदार बनकर हमारे जीवन में वही आते हैं जिनसे हमारा पिछले जन्म में लेना देना होता है। कुछ ही दिनों में पंडित रामकृष्ण का आलीशान घर बन चुका था। पंडित रामकृष्ण के पास बहुत सारा धन हो गया था। पंडित रामकृष्ण ने घोड़े से कहा, मेरे पूर्वजन्म के मित्र, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं? आज मैं जान गया हूं कि सच्ची मित्रता कभी नहीं मरती और बुराई चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई के सामने बुराई को हारना ही पड़ता है। साथ संगत जी, पूर्वजन्म के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। मनुष्य जैसी संगत में रहता है वैसा ही खुद बन जाता है। जैसा उसको माहौल मिलता है वो उसी माहौल में ढल जाता है। लेकिन परमात्मा ने हमें विवेक की ताकत दी है। अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं और उसी के अनुसार अपना रास्ता चुन सकते हैं। कर्म चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, हर किसी को इसी दुनिया में भोगना पड़ता है। स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं बल्कि इसी दुनिया में ही है। इसलिए जीवन में कोई भी कर्म करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। साथ संगत जी, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।